जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर के अंदर सैलाब की बदतरीन सिचुएशन है। ख़ासकर सिंध और जो बलूचिस्तान है, वो बदतरीन इस वक़्त कंडीशन से गुज़र रहे हैं। कल और परसों के लिए तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं, उनको बंद रखने का फ़ैसला किया है। इसके साथ ही जो सिचुएशन पैदा हुई है अंदरूनी सिंध की ख़ासकर, वहाँ से जो मनाज़िर और जो वीडियोज़ आ रही हैं और ये शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं, आम शहरियों की जानिब से, वहाँ के हारियों की जानिब से, जो गरीब तबका है उसकी जानिब से कि जितने भी वहाँ पर इलाके डूबे हैं, वो वहाँ पर बेसिकली वडेरों ने अपने इलाकों को महफूज़ बनाने के लिए जो गोट थे, जो देहात थे, उनकी तरफ पानी को का रुख मोड़ दिया और उसकी वजह से जो अंदरूनी सिंध के बेशतर जो गाँव, गोट, देहात हैं, वो डूबना शुरू हुए हैं। तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो सियासत है, ख़ासकर कराची की सियासत के अंदर भी एक नई डेवलपमेंट है और वो नई डेवलपमेंट ये है कि इत्तलात ये हैं, र्यूमर्स ये आ रही हैं कि कहीं ये तय किया गया है कि एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो बानी अल्ताफ हुसैन है, उनकी जगह तैयार किया जा रहा है आफाक अहमद को और ये र्यूमर्स हैं कि जी आफाक अहमद को मुतबादिल के तौर पर कुछ काम करने के लिए या असाइनमेंट के तौर पर उतारने की कोई प्लान कर रहा है, कोई मुलाकातें हुई हैं, कोई इजलास हुए हैं और इस तरीके से कोई राय हमवार करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐन मुमकिन है ऐसा। और साथ ही आज कल हमने बात की थी कि बल्दियाती इलेक्शन के बारे में जमात इस्लामी और पीटीआई कराची का एक मौक़िफ़ है, लेकिन आज अशरफ जब्बार जो हैं वो पीटीआई कराची के जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से जमात इस्लामी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा एमक्यूएम के एक दफ्तर पर अटैक हुआ है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसका इल्ज़ाम जमात इस्लामी के कारकुनान पर लगाया है और आमिर खान ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे जो नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर भाई। और अरमान साबिर भाई के साथ हमें 1-2 और सीनियर आज सहाफ़ियों ने जॉइन करना है, कुछ मसरूफ़ियत की वजह पर या ट्रैफ़िक की वजह से वो अब तक हमें जॉइन नहीं कर सके, तो अरमान भाई से बात करेंगे। अरमान भाई, फ़ारूक भाई भी नहीं हैं, शायद वो कल मुल्तान के अंदर ज़्यादा आ गए थे और आज वो अभी तक मसरूफ़ हैं। तो क्या कहेंगे जो सिचुएशन आ रही है, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ऑडियंस आपके लिए भी ये खबर शेयर करता हूँ और अरमान भाई आपको भी ये खबर पढ़कर बता रहा हूँ और मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर आप तबसरा कीजिएगा। और खबर ये है कि एक तरफ जहां गरीब इंसान को जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेबर मजदूरी कर रहा है, उसके लिए तनख्वाह नहीं है, उसके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फैक्ट्रीज ने पैसे रोक लिए हैं उनके। लेकिन सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है अब से चंद लम्हात पहले। वो क्या फैसला है? वो ये है कि जी सिंध सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन को, सुन लीजिएगा ऑडियंस आप भी बड़े गौर के साथ, सिंध सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस देने का फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। इन हालात में सिंध सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस देने का फैसला किया है, जिसमें पानी, बिजली, गैस के जितने जो बिल्स होते हैं उसमें 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। समरी महकमा खजाना ने 16 अगस्त 2022 को अरसाल की थी। अब आप तफसीलात सुने और वो कहते हैं पढ़ता जा और शर्माता जा, उसकी तफसीलात जरा सुनिए। 1 से 8 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं, यूटिलिटी अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। चलें, ये समझ में आता है, 1 से 8 जो है वो लेबर तबका होता है, लेबर मुलाजमीन होते हैं। हालांकि जो सिंध सेक्रेटरीट के 4-4 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं, उनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, उनको तनख्वाह लेने की जरूरत होती है नहीं, ये भी अरमान भाई आप जरा बताइएगा। 9 से 15 तक के जो ग्रेड के मुलाजमीन हैं, उन्हें यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से बढ़ा के 9,000 कर दिया है। इसके साथ ही जो 16 ग्रेड के मुलाजमीन का यूटिलिटी अलाउंस 7,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपए कर दिया गया है। अब ऑडियंस जरा गौर से सुनिए। ग्रेड 17 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद सुनिए, ग्रेड 18 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 15,000 से बढ़ाकर 22,500 रुपए कर दिया गया है, महाना, सालाना नहीं कह रहा।
19 ग्रेड के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 15-30 हजार से बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिया गया है। 20, 21 और 22 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके पानी बिजली गैस का जो यूटिलिटी अलाउंस है वो 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया है। ये एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरा सूबा सैलाब की बदतरीन कंडीशन के अंदर है, हर तरफ पानी जमा है और शहरी और जो सिंध के जो बासी हैं वो ये कह रहे हैं, वडेरों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs, MPs और बाअसर शख्सियात हैं, उन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन को बचाने के लिए पानी का जो रुख है वो गोटों में कर दिया है, छोटे छोटे शहरों में कर दिया है। अरमान भाई, ये क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये बड़ा सरप्राइज मूव किया है इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने। और ये एक ऐसे वक्त किया है जब बिजली के बिलों में अचानक इजाफा हो चुका है और लोग बहुत परेशान हैं। जिनका बिल 5,000 या 6,000 आता था, उनका बिल अब 12-13 हज़ार रुपये और 14,000 रुपये आता है। तो जो ग्रेड 1 से और 6,000 वालों को 8,000 कर दिया गया है, और फिर 6,000 वालों को 8,000 और 9,000 कर दिया गया। ग्रेड 1 से 8 तक और 8 से लेके 9 तक, 8 से लेके 12 तक इनके जो हम्म। है वो 3,000 रुपये का इजाफा है, 3 से 4,000 रुपये। अब हम्म। अगर बढ़ाना ही था, और जबकि 21-22 ग्रेड के और 20 ग्रेड के अफसरान और 19 ग्रेड के अफसरान में वो 15,000 से लेके और 30,000 तक जो है वो इजाफा किया गया है। यूटिलिटी की मद में उनको 90,000 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी तनख्वाह नहीं होती है यहाँ पर लोगों की। 90,000 रुपये उनको 90,000 रुपये यूटिलिटी की मद में मिल रहे हैं, ताकि खूब दबा के एसी चलाएं वो लोग और आराम से जो है वो रहें। और जो लोग, जो 1 से लेके 8 और 12 तक का जो तबका है, जिनको अशद हम्म। जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, अब जिनका 6,000 से बिल, जो 6,000 का आ रहा था, अब उनका बिल 12-13 हज़ार रुपये आएगा। उनको जो है सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ाए, उनका बिल जो है वो अब हम्म। बिल भले उनका 13-14 हज़ार रुपये आए, लेकिन उनको दिए 8,000 रुपये जाएंगे। तो ये हम्म। एक तरह से जो लोअर क्लास है, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, उनके उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की गई है। अगर इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि यूटिलिटी का बिल, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और बाकी बिल में जो है वो काफी असर पड़ा है, तो फिर जो है वो बिल उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए था, उसी तनासब से बढ़ाना चाहिए था कि जो गरीब लोग हैं, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, उनके बिल जो है हम्म। वो जितने बिल आ रहे हैं उस हिसाब से उनके पैसे बढ़ाए जाते। और जो बड़े ग्रेड में उनका रेशो उसी हिसाब से किया जाता। बड़े लोगों के तो पैसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जबकि छोटे जो ग्रेड के लोग हैं उनके कम बढ़ाए गए हैं। और ये एक ऐसे वक्त में किया गया जब पूरा सिंध जो है वो सैलाब की लपेट में है। 22 हम्म। अजला आपने खुद उनको आफतजदा करार दिया है, पर आफतजदा करार देने के बाद आपने किया कुछ नहीं है। लोगों से कह रहे हैं कि भाई जो भी जो मदद कर सकता है वो मदद करे, सबके लिए ओपन है। तो आप मदद भी मांग रहे हैं सबसे, और आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके तो कोई इकदाम नजर ही नहीं आए। सिंध गवर्नमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरा सिंध इस हम्म। पर डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, मवेशी, लाखों मवेशी मर चुके हैं, और हम्म। फसलें तबाह हो चुकी है। अब आपको पता है बिलाल, हम्म। जो फसलें हैं उसमें जी जी। कपास से 14 लाख एकड़ पे कपास की फसल होती है सिंध में, वो जी जी, सारी ऐसे तबाह हो ही है। चुकी वो है, सब सारी तबाह की हो सारी गई। तबाह हो चुकी है। इसी तरह आपकी कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो गई, मतलब इस साल कॉटन कॉटन इंडस्ट्री जो। कॉटन इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। आपका कपड़ा आसमानों से बातें करेगा। इस मरतबा कपड़ा अवेलेबल नहीं होगा, और इस साल नहीं, अगले साल भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जी जी जी, कपड़ा आएगा अवेलेबल नहीं आएगा। होगा, और आपकी एक्सपोर्ट धड़ाम से नीचे आएगी। एक्सपोर्ट सेक्टर नीचे आ में जाएगी। जो ऐसे ही। जो टेक्सटाइल सेक्टर है आपका, तो उसमें धड़ाम से नीचे आएगी। इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपकी इम्पोर्ट्स वैसी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट वैसी कम थी, और अब ये ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा। प्लस आपके पास जो गंदम था ना फिलहाल, वह गंदम जी। आप जखीरा करते हैं, जो गवर्नमेंट जखीरा करती है, वो बहुत ही रिवायती स्टाइल से जो है ना, कोई जदीद मॉडर्न तरीक़ाकार नहीं है। बहुत ही रिवायती स्टाइल से जो है वो जो डिपॉजिट सेंटर बनाए उन्होंने, वहां पर वो डिपॉजिट करते हैं। अब जो बारिश हुई है, जो सैलाब आया, उसमें तकरीबन 30% के करीब गंदम जो है वो तबाह हो बर्बाद हो चुकी है। तो अब आप गंदम क्राइसिस के लिए भी तैयार रहें आगे आने वाले दिनों में। आपके पास जो है वो राइस जो है वो अभी खत्म हो चुका है, राइस भी नहीं है। तो राइस के लिए चावल का क्राइसिस,
गंदम का क्राइसिस, गंदम की क्राइसिस, कपास का क्राइसिस और गन्ने का क्राइसिस, ये तमाम चीजों के लिए आप तैयार रहें। और बलूचिस्तान में जो हाल हुआ है इस वक्त, बलूचिस्तान में सिंध से भी बुरा हाल है। और वहां पर जो फलों के बागात हैं, जहाँ से आपका सेब, अनार और ये सारी चीजें, जितने भी फल हैं, ज्यादातर फल जो बलूचिस्तान से आते हैं, खुबानी हो हम्म, गई, चीकू हो गया, ये हम्म, सारी चीजें, हम्म। अब इनके बागात खत्म हो चुके ये हैं। फलों फलों के जो अच्छा, है वो यही रेट नहीं भी बहुत महंगे हैं। यही नहीं ऑडियंस, मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि चलें, ये जो अरमान भाई ने चीजें बताई हैं ये तो ऐन मुमकिन है 3-4 महीने के बाद आपको क्राइसिस सामने आए। कराची शहर में, अर्बन जो सिंध है उसमें, और बिलखुसूस सिंध भर के अंदर जो आपको खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया हैं उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आने जा रही है। सब्जियां, आपको पता है कि अंदरूनी सिंध जो आती थी वो खराब हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और अब नहीं आएंगी। और आपको बताऊं, जो गरीब इंसान, जो जाहिर है कि मटन कोई नहीं खा सकता, बीफ जाहिर है कि बहुत कम लोग खाते हैं, तो जो चिकन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि आमतौर पे हर तकरीबन घर में मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो अफोर्ड करता है और वो कर लेता था। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि मुर्गी के बहरान का खदशा है, और इसकी वजह से ये कीमतें, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मरतबा फी किलो मुर्गी 800 से 1000 रुपए जाएगी। 800 से 1000 रुपए। क्यों? इसको जरा सुन लीजिए ऑडियंस, जरा ये गौर से सुन लीजिएगा। बलूचिस्तान से योमिया 1.5 लाख मुर्गी कराची आती है। मुर्गी सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से रोजाना 7 से 8 लाख लाई जाती है। कराची में योमिया मुर्गी की खपत 9 से 10 लाख है। जी हाँ, ये जरा ऑडियंस जरा गौर से सुनिए। मुर्गियों और चूजों को बारिश से महफूज रखने के लिए पोल्ट्री फार्म्स अपने मदद आपके तहत जो इकदाम कर रहे थे, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर लाखों ऐसी मुर्गियां हैं जो बह चुकी हैं, मर गई हैं, और जो बाकी बची हैं उनको रेस्क्यू वक्ती तौर पर किया गया है उन चूजों को। क्योंकि जो पानी है बलूचिस्तान के अंदर, ये आप हब से आगे निकल जाएं, साकरान की तरफ निकल जाएं और इस तरह ठट्टा की तरफ निकल जाएं, तो ये तमाम के तमाम वो इलाके हैं जहां पर मुर्गियों के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, ये तमाम की तमाम जो मुर्गियों के प्लेटफॉर्म से, ये जो पोल्ट्री फार्म थे, सॉरी, ये पोल्ट्री फार्म खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो यानी कि अब खाने पीने की जो अशिया हैं, इनके साथ साथ ये जो आपको एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए एक मुर्गी की ऐसी गजा थी जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आने वाले दिनों के अंदर वो भी आपके हाथ से निकल रही है। बीफ का गोश्त, बीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जानवर मर गए हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। ये क्राइसिस भी आपके ऊपर है अरमान भाई। बिल्कुल सही बात है। ये क्राइसिस मतलब अभी हम अंदाजे ही कर सकते हैं कि कौन कौन से क्राइसिस सर उठा रहे हैं, कौन कौन से बहरान सर उठा रहे हैं। और अभी सर दस जो है, 1,000 अफराद, आज की जो फिगर है, जो सरकारी फिगर है, 1,000 अफराद इस सैलाब की नजर हो चुके हैं और हजारों अफराद इस वक्त मिसिंग है। तो ये एक इंसानी अलमिया है। और हुकूमत जो है वो सत्तू पी के सो रही है। सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि अब ये कर दें, वो कर दें। सन 2010 में जब सैलाब आया था वो इससे कम था, लेकिन उस वक्त का वो सैलाब बहुत ज्यादा था और उसमें भी जो है वो कई लाख जानवर मर गए थे। अफराद जो है वो कई अफराद जो है वहां पर अपनी जानों से हाथ धो लिया था उन्होंने। उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ था, फसलों को नुकसान हुआ था। लेकिन हुकूमत सिंध ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि उस सैलाब के बाद हुकूमत सिंध को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए थी कि इस तरह की आफत, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस तरह की आफत या इससे बड़ी आफत किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन हुकूमत सिंध ने अपनी आंखें नहीं खोली और खाबे खरगोश के मजे लेते रहे। अब जबकि ये सर पर आन पड़ी है इतनी बड़ी मुसीबत, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास इतने कोई न इक्विपमेंट है इनके पास, न इनके पास ऐसी एक्सपर्टीज है, न इनके पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग है नहीं कि नहीं, ये एक्सपर्टीज तो है ना। लोग। करप्शन कैसे करनी है, लूट मार कैसा करना है, जो फंड्स आएगा उसमें से डीसी ने कैसे कमाना है। आपको मैं बताऊं मजे की बात, कि अब जो अंदरूनी सिंध के जो वो लोग जो बिल्कुल भूखे हैं, वो अब गले पड़ना शुरू हो गए हैं। जो वहाँ की जो अशराफिया है, और जाहिर है कि ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं,
होते तो ये आवाम के खादिम हैं, लेकिन इनके सूट बूट और इनकी गाड़ियां, इनके घर महल्लात, और ये मैल नहीं आने देते अपने जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। तो अब वहां जाहिर है कि भूख अफलास का जो आलम है, आपने नहीं देखा कि वो मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी रोकी गई और वहां पर नारेबाजी हुई, और मुराद अली शाह को बाहर निकल के हाथ जोड़ना पड़ा हारियों के सामने कि खुदारा इनकी गाड़ी से हट जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उनको क्या लगे कि ये कौन लोग हैं, जाहिर है कि वोट तो उनको पड़ जाना है, क्योंकि आप किसी भी बेचारे बेचारे गरीब इंसान से पूछे वहां के, वो कहता है जी गुर्बत है, अफलास है, जो कुछ भी है, वोट भुट्टो का है। तो डेफिनेटली जो वोट लेने वाले हैं उनको भी एहसास नहीं है फिर। बिल्कुल सही बात है। वोट जो है वो भुट्टो का है, और वो अंदरूनी सिंध जितने भी हैं इलाके, उनमें से ज्यादातर लोग अब भी वो जाहिर जेर असर हैं, बाअसर जो है जी वहां पर जी जी। जमींदार हैं। तो वो एक बिरादरी सिस्टम बना हुआ है उनका, हाँ, उनके यहाँ। तो वो वोट जो है वो मजबूरी में या मर्जी से, जो भी है, दोस्त से, धमकी से, मजबूरी से, जो भी है, वो वोट जो है वो भुट्टो को देते हैं। तीन को देते हैं, तीन का निशान हो या तलवार का निशान हो, पीपल्स पार्टी का जो भी निशान है वो उसको देते हैं। और पीपल्स पार्टी इस तरह से जीतती चली आ रही है, और इस मरतबा तो कमाल ही कर दिया। 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है बल्दियाती इंतखाबात को स्वीप कर दिया उन्होंने। अर्बन एरियाज में भी जो है वो नहीं जीत पाया कोई, और रूरल एरियाज में तो था ये ही इनका। कैसे होता है अरमान भाई, कैसे होता है? 13 साल से एक हुकूमत है, इन्होंने सारी बदतरीन उसकी। एक्सपर्टीज इन्होंने सारी एक्सपर्टीज जो है वो इसी में लगाई है। सारी की सारी एक्सपर्टीज इनकी इलेक्शन नहीं जीतने में ही है। अरमान भाई, अरमान और भाई, अंदरूनी सिंध से, लाड़काना से, खैरपुर से, बिट्ठी से, इन इलाकों से जो पढ़े लिखे नौजवान कराची आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, जब उनसे पूछते हैं, उनसे बैठते हैं, तो वो पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं समझते और कहते हैं कि नहीं, चेंज आना चाहिए, और चेंज वहां पर प्रैक्टिकली आ गया है उन नौजवानों के मुताबिक। लेकिन जब इलेक्शन होता है और वोट जब निकाला जाता है तो पता चलता है पीपल्स पार्टी जीत गई है। ये क्या फिनोमिना है? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि वो धौंस है, धमकी है, मजबूरी है, जो भी है। इनका जो सिस्टम है उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो लोग हैं वहां पर वो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। और आप देखें ना कि वहां पर कोई भी पार्टी जाके काम करती है तो वो उससे इमदाद भी ले लेंगे, उसके जो है वो गुण भी गाएंगे, लेकिन कहते हैं वोट भुट्टो का है। तो ये जो एक फिनोमिना है वहां पर, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि चेंज आया है, लेकिन चेंज उस वक्त तक नहीं आएगा बिलाल जब तक कि पीपल्स पार्टी को वोट पड़ रहा है। अगर पीपल्स पार्टी को वोट पड़ रहा है तो इसका मतलब है वहां चेंज नहीं आ रहा है। लोगों के माइंड सेट जो है वो अभी भी वैसे का वैसे ही है, और लोग जो है वो अभी भी वहां पर पीपल्स पार्टी के गुलाम हैं। मैं यही कहूंगा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि वहां पर पीपल्स पार्टी की गुलामी करते हैं लोग। उनको खाने को नहीं मिल रहा है, वहां सड़कें नहीं है, लोग नंगे पैर फिर रहे हैं, उनकी चप्पलें नहीं, उनको मैसर नहीं है, उनको उनके घर नहीं है, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी है वहां पर कोई खर्च नहीं कर रही है, कोई डेवलपमेंट का काम आपको नजर नहीं आता है वहां पर, सिवाय इसके कि चंद अस्पताल बना दिए हैं। इसके अलावा और कोई मुझे डेवलपमेंट वहां पर नजर नहीं आई है। सड़कों का बुरा हाल है। आप यहाँ से जाएं, यहाँ से जैसे ही आप कोर्ट सब्जिल क्रॉस करते हैं, पंजाब में जाते हैं, तो आपकी गाड़ी में जो है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की आवाज ही चेंज हो जाती है। जो बट खड्डे वड्डे होते हैं जितने भी, वो सब खत्म हो चुके होते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है आपकी गाड़ी। तो आपको पता चलता है। आप अगर किसी ने नोटिस, आप लोग आप जो है इसकी ये जो विंड स्क्रीन के बाहर ना भी देख रहे हो, या अपने विंडो के बाहर ना भी देख रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप पंजाब में दाखिल हो। तो ये तो हाल ये किया हुआ है सिंध मैं का। मैं सच्ची बात है कि मैं कई मरतबा, तकरीबन हर साल मेरा जाना होता है शुमाली इलाका जात में अरमान भाई। तो आप जब काउंट करते हैं ना सफर, तो आप अपने फैमिली के साथ हो या अकेले हो, तो ये तसव्वुर करते हैं कि आप लाहौर कब पहुंचेंगे, इस्लामाबाद कब पहुंचे, उसके बाद आपने अगर जाना है सवात की तरफ तो सवात कितने घंटे में पहुंचेंगे। और आप जब काउंट कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज बड़ी जहन के अंदर होती है कि यार ये जो कराची से सक्खर तक का रास्ता है ना, ये हम अपने आप को भी तसल्ली दे रहे होते हैं, अपनी फैमिली को भी तसल्ली दे रहे होते हैं कि यार ये बस थोड़ा सा मुश्किल रास्ता होगा। अपनी गाड़ी में जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं या किसी भी सवारी के ऊपर हो, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब देते हैं कि यार ये थोड़े से 8-9 घंटे का रास्ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, अब जितना यानी कि 350 किलोमीटर का ये ट्रैक है कराची से लेके सक्कर तक का, और ये आप पहुंचते हैं तकरीबन 8 घंटे, 8.5 घंटे, और अगर आप थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलाएं तो 9 घंटे लग जाते हैं आपको। और यही
सक्खर से जो मुल्तान तक की मोटरवे है वो है तकरीबन कोई, वो भी पौने 400 किलोमीटर है या 370 किलोमीटर है, जो मैंने काउंट किया है, देखा है। और चूंकि मैं कई मरतबा जा चुका हूँ, तो यहाँ आपको 8 से 9 घंटे लगते हैं, यानी कराची से सक्खर पहुंचने में। और सक्खर मोटरवे पे चढ़ने के बाद आप, मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जो आपकी 120 की जो रेस है उसको फिक्स करके अपने पाँव जो है वो आप ऊपर रख लें, और स्टेयरिंग जो है बस आपने हल्का हल्का सा मूव करना है, और आप तकरीबन कोई 3.5 घंटे 4 घंटे के अंदर मुल्तान पहुंच जाते हैं। यानी कि कहाँ 9 घंटे का सफर है और कहाँ सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे का सफर है। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मोटरवे के ऊपर 3 दिन चालान करके आते हैं और 180 की स्पीड में आते हैं, और वो बताते हैं हम 2.5 घंटे पौने 3 घंटे के अंदर जो है वो मुल्तान से सक्खर पहुंच गए हैं। तो ये बड़ा फर्क है। अच्छा, मुल्तान से आगे चले जाएं, लाहौर मोटरवे पूरी है, फिर इस्लामाबाद मोटरवे है, फिर सवात मोटरवे है, फिर अब मरी भी तकरीबन मोटरवे है, फिर चित्राल मोटरवे है। यानी कि कहीं भी चले जाएं, सिंध का ये जो इलाका है कराची से लेके आपका सक्खर तक का, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, अच्छा बलूचिस्तान में चले जाएं, कोस्टल हाईवे के ऊपर अगर आपने सफर करना है और कोस्टल हाईवे के ऊपर आपने कोयटा तक जाना है, तो एक ऐसी, गवादर जाना है आपने, तो एक ऐसी शाहराह है, बेहतरीन किस्म की शाहराह है। और अगर आप वैसे ही अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहें तो ये कोस्टल हाईवे बेहतरीन शाहराह है, जिस पे आप 4 4 घंटे जो है वो सफर कर सकते हैं, और कहीं कहीं मसाइल नहीं है आपके साथ। अनफॉर्चुनेटली ये सिंध के अंदर एक बड़ा मसला है। और देखें आप, कराची से हैदराबाद जो मोटरवे बनी है वो, यानी कि वो लगती नहीं है मोटरवे है, वो 1 1 फीट के गड्ढे पड़ चुके हैं उसके अंदर। ये हालत है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। और नवाज शरीफ को गुजरे कई बरस बीत चुके हैं, इमरान खान की हुकूमत भी चली गई, लेकिन सिंध में ये वाली जो मोटरवे, ये वाला ट्रैक है, ये आज तक नहीं बना। यही वजह है कि यहाँ पर हादसा होते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर अमवात होती हैं, यही वजह है कि लोगों की गाड़ियां यहाँ खराब होती हैं, लेकिन काम नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने काम करना नहीं है, क्योंकि उनके फिलहाल अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिलहाल आप सिंध से निकल जाए, मोटरवे पर जो है जितनी ही बारिश हो जाए, मोटरवे पे आपको पानी कहीं नजर नहीं आएगा। कराची से हैदराबाद जाने वाली मोटरवे यहाँ जो है वो कराची से आप बाहर निकले, सराबकोट से थोड़ा आगे जाएं, अभी पिछली बारिश आई थी, हमारे यहाँ मोटरवे ही डूब गई थी। तो मोटरवे गाड़ी चलाने के काबिल नहीं थी। इस तरह की ये किस किस्म की मोटरवे बनाई है कि जो बारिश के पानी में डूब गई थी। तो ये आम सड़क है और उसको मोटरवे का नाम देकर जो है वो इस पे जो है वो मोटरवे का टोल टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ये सैलाब की, और सैलाब पे जो है बिलाल, सैलाब जो है ना इस वक्त वो, अब लोग जो हैं वो, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हो रहा है कि लोगों को शेल्टर कहाँ दिया जाए, क्योंकि लोगों के हम्म। मकान गिर गए हैं। लोग जो है वो हम्म। पानी में घिरे हुए हैं, और वो उनके हम्म। निकलने का वहां से कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क अवेलेबल नहीं है, कोई बोटिंग के अलावा, बोट्स के अलावा नहीं। और बोट्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास इतनी नहीं है, इतनी इतनी फैसिलिटी उनके पास नहीं है कि उनको, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना तो दूर दूर की बात है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि उनको पानी और खाना पहुंचाना। उनके पास तो अभी कपड़े भी नहीं है, उनके सारा कुछ बह गया है, वो सिर्फ आसमान तले नीचे बैठे हुए हैं। कुछ लोग नौशेरा फिरोज वगैरह से जो है वो आज कराची पहुंचे हैं, और वो सैलाब जदगान को जो है फिर स्कूलों में और कुछ इमारतों में ठहराया गया है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की इमारतें हैं उसमें ठहराया हम्म। गया है। लेकिन आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए लोग जो हैं वो बेयारो मददगार, एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग जो हैं सिंध के अंदर, वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, जिनके मकान बह गए हैं, जो जो बेसरो सामानी की हालत में हैं, और उनको पानी भी मैसर नहीं है, उनको खाना भी मैसर नहीं है, और वो वहां पर बैठे हुए हैं। और तो उन तक किस तरह से इमदाद पहुंचाई जाएगी, किस तरह से पानी पहुंचाया जाएगा, कैसे उनकी मदद की जाएगी? अभी हमारी जो तंजीमें हैं, जो एनजीओज हैं, जो लोग इमदाद करते हैं, जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वो भी जो है वो अब तक वहां पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं। और उस तरह की इमदाद भी अब तक हमें नजर नहीं आ रही है जिस तरह से जो है वो कराची मशहूर है इस तरह से लोग अपने लोगों को मदद करने के लिए। तो अभी हमें उसका, या तो अभी उसका इम्पैक्ट इतना आया नहीं है कराची के अंदर, लोगों को एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी आफत आ चुकी है। तो अब जैसे जैसे जो है वो लोगों को पता चलेगा, तो इस तरह की जो है वो जो लोग इमदाद करना चाहते हैं वो अपनी कश्तियों में या कश्तियों का अरेंजमेंट करेंगे, और वो जो है वो उस तरफ जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि लोगों का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि
जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, अब उनको उनको बीमारियों का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब वबाएं फूटने का अमल होगा। दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो वबाएं हैं, जिनमें हैजा भी होगा। मच्छर बहुत बड़े बड़े हैं, इस वक्त मच्छरों का सीजन है। डेंगू जो है, क्योंकि साफ पानी है ये, तो डेंगू का बहुत बड़ा खतरा है कि डेंगू होगा। और हैजा है, और इस तरह की जो बीमारियां हैं, मलेरिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब वबा की सूरत में फूट सकती हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने मेडिसिन का ले तो कहा है, लेकिन मेडिसिन वहां पहुंचाएंगे कैसे? तो ये पहुंचाने का जो है सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो अच्छा पहुंचाने। अच्छा, अरमान भी मसला ये है कि कराची वालों का दिल जो है वो बहुत वसी है। यानी कि जब कश्मीर में जल्जला आया तो कराची में अ, मुझे याद है कि हमने कैंपिंग की थी और कराची वालों ने अपने घर की, यानी कि नहीं देखा कि घर में क्या है क्या नहीं है। जो कुछ भी उनके लिए पास अवेलेबल था, पैसे थे, कपड़े थे, उनके जूते थे, मतलब जो चीजें भी उनके काबिल इस्तेमाल चीजें थी या रकूम की सूरत में थी, उन्होंने जमा कराए कैंपों के ऊपर। और कहना पड़ा कि नहीं यार, ये चीजें जमा ना कराएं, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर जल्जला आया था वहां पर ये चीज जरूरत नहीं है, बल्कि ये चीज दें और ये चीज दें और ये चीज दें। लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर वहां लोगों ने जमा करा दिया था। अब जो सिचुएशन है, कराची वालों का दिल बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिंध हुकूमत को वो कैसे फंडिंग करें। क्योंकि सिंध हुकूमत का मामला तो ये है कि सिंध हुकूमत को आपने 100 रुपए दिए हैं, 99 रुपए उन्होंने अपनी जेब में डालने हैं, डिप्टी कमिश्नर ने डालने हैं, डीसी ने डालने हैं, किसी और तप्पेदार के पास जाना है, ये जो कमेटी बनेगी उसके पास जाएगा। 1 रुपया आगे जाना है, वो भी कोई पॉलिटिकल आदमी होगा जो कि तैनात होगा उस मरले के ऊपर, और वो भी पैसे खा जाएगा। तो फिर किसको दें? ये भी तो एक मसला है सिंध के अंदर। अगर कराची वाले अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो क्या तजवीज करेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो फिर जो जिस तरह से हमने देखा था, जो कराची के अब कश्मीर के जल्जले की आपने जो बात की है, कश्मीर में भी जो जल्जला आया था उसमें भी जो इमदादी तंजीमें हैं वो बहुत सारी निकल के सामने आई थी, और बहुत काम किया था उन लोगों ने। उसमें जो है वो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि अब मैं क्या नाम क्या लूँ, लेकिन ये है कि आप जो है वो एनजीओ जो है वो बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जिनको लोग जानते हैं और वो उन्हीं को देते हैं। इस तरह के जब वो मौके होते हैं, जब कोई आफत पे गिरते हैं लोग, और तंजीमें जब निकलती है मदद करने के लिए, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तंजीमों को पैसे देते हैं या अपने गजाई अजनास देते हैं, पहुंचाते हैं उनको, या जो भी अजनास की सूरत में जो कुछ भी वो देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, जो कुछ भी देना चाहते हैं, पानी की बोतलें हैं, जो कुछ भी है, तो वो पहुंचाते हैं उनके पास। तो वो लोगों को पता है बहरहाल कि कौन से हैं, कौन सी तंजीमें हैं और किसको पहुंचाना है। लेकिन मामला ये है कि अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुए। वो सारा सिस्टम जो है ना, अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर। और वो क्योंकि अभी सैलाब आया है, उसकी इंटेंसिटी का लोगों का अंदाजा नहीं हो रहा है, उसके किस इंटेंसिटी में आया है। ये 2010 से बहुत बड़ा, बहुत कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी है इसकी, और इस वक्त लोगों को अभी तो फौरी तौर पर जो है वो अभी निकलना चाहिए। अभी तो अभी तो इंडिया से पानी आ रहा है। मुस्कान जी इंडिया जी। से हैं, वो देख रही होंगी। मुस्कान मुस्कान से रिक्वेस्ट है कि वो इंडिया वालों से कहें कि हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, बराए करम इसको रुकवाएं। अगर उनके उनके पास उनकी आवाज है, वो दूसरों से कह सकती हैं अपनी, ये कैंपेन चला सकती है। मुस्कान हमें इंडिया से देख रही है, बहुत सारे लोग हमें इंडिया से देख रहे होते हैं। तो इंडिया अभी कई लाख क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ रहा है। तो ये पानी भी पंजाब से होता हुआ सिंध के अंदर दाखिल होगा, और सिंध के अंदर जो अब सिचुएशन है, ये इससे बदतरीन सिचुएशन चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और अभी मुस्कान जैसे पूछ रही है, कराची में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? कराची में तो बारिश रुक गई है, लेकिन सिंध के दीगर इलाके जो हैं उनमें कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 12-12 घंटे से बारिश मुसलसल हो रही है, और अब भी हो रही है। और वहां पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लोगों के घर डूब गए हैं, मवेशी जो है वो मर गए हैं, और कई लोग जो है वो लापता हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त सिंध के इलाकों में 22 अजला को जो है वो इस हम्म। वक्त आफतदा करार दे दिया गया है। तो ये जो है सिलसिला है यहाँ पर, इसमें जो जो लोग हैं, जो इमदाद करने वाले हैं, वो वहां पहुंचने में उनको बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। जो लोग भी निकले हैं, क्योंकि वो सिर्फ पानी अच्छा पानी है बिलाल, पानी के अच्छा अलावा आप कोई। अच्छा अच्छा, जी अभी अभी कुछ सवाल भी ले लेते हैं, उनके जवाबात भी ले लेते हैं। देखिए, मैं आप तमाम तरह के सवालात पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन जो गुफ्तगू का सीक्वेंस होता है, अगर हर कमेंट का अगर ले लिया जाए उसी वक्त, तो जाहिर है कि वो जो
गुफ्तगू का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है और बात हम मुकम्मल नहीं कर पाते। तो आखिर में हमने ये तय किया होता है कि हम आपके सवाल भी लेंगे और जवाब भी देंगे। मुस्कान को जैसे ही हमने कहा कि मुस्कान इंडिया से देख रही हैं और मुस्कान ने को कहा हमने कि पानी बराए करम ना छोड़ें, तो उन्होंने लिखा है जी हाँ हाँ हमने नहीं छोड़ा पानी सर, गवर्नमेंट के काम हैं ये। अच्छा जी, उनके काम होंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, ताहिर भट्ट कह रहे हैं कि बिलाल भाई से कोई वुजदानी सवाल करना पड़ेगा जी। ये काम तो जो है वो आपको पता है कि फारूक भाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा अरमान भाई, अब ये भी कुछ सवाल हमने जैसे इंट्रो में लिया था कि ये भी चीज हो रही है कि जी अब कराची की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपने देख लिया पीटीआई जो है वो खासी मजबूत हो रही है और टीएलपी भी एक थोड़ा सा मुनासिब वोट बैंक उसका आया है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो देखा गया है वो एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ा बड़ा उसके लिए धचका लगा है एलए 245 का जो रिजल्ट है। और ये जो पीटीआई है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने साजिश करके मिल मिलाकर इलेक्शन को मुलतवी कराया है, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं बल्दियाती तो उन्होंने बदतरीन शिकस्त होनी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो आफाक अहमद है महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा, वो खासे तवील जो अरसे से सियासत कर रहे हैं कराची की और अपनी नौजवानी की जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी कराची सियासत पे लगाई है, लेकिन जाहिर है कि उनका जो असर रसूख है कराची के अंदर वो लांडी कुरंगी से निकला नहीं। अब बाज हल्के ये कह रहे हैं, चाहे मगोइयां भी हो रही हैं, अफवाहें भी आ रही हैं कि जी उनको ये रोल अदा दिया जाए या उनको वो पावर दी कोशिश की जाए कि वो पानी एमक्यूएम की जगह ले लें। तो इस पर क्या आप कहेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? देखिए, अभी तक तो ये कोई इसमें कोई ऐसा ऐसी बात अब तक ऑफिशियली कोई इस तरह का सामने नहीं आया है, लेकिन बहरहाल चैमागोइयाँ तो हो रही हैं और चैमागोई तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चैमागोइयाँ हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो है वो ये कंफर्म नहीं है कि आफाक भाई को कोई रोल मिलने वाला है या आफाक जो है वो आफाक अहमद को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेकर आया जा रहा है और एमकेएम के हवाले की जा रही है। एमकेएम, जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो उसमें जो है वो तो फारूक सत्तार को जो है वो फारूक सत्तार उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आफाक अहमद को जो है वो इसमें जो है वो लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मामला तो अभी ये आएगा, अगर आफाक अहमद को कोई रोल देना है, आफाक अहमद को रोल कौन दे रहा है। और अगर आफाक अहमद को लंदन की तरफ से रोल मिल रहा है तो फिर ये उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लंदन वालों का भी जो है, लंदन के सपोर्टेड लोग जो अभी 14 अगस्त को देखा गया है, तो वो उनके साथ अभी तक रियासत जो है उसका रवैया कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो आफाक अहमद को जो रोल दिया जा रहा है वो कौन सा रोल दिया जा रहा है, और उसके लिए एमकेएम पाकिस्तान के जो लोग हैं, क्या उनके साथ उनकी कोई मफाहमत चल रही है या नहीं चल रही है, किस किस्म के रोल होगा उसमें, कौन कौन उनके साथ होंगे, किस तरह से वो आगे आएंगे, और क्या उनको है लोगों की हिमायत हासिल होगी, और अगर हिमायत हासिल नहीं होगी तो किस तरह से कोशिश करेंगे। ये सारी अभी जो है वो बड़ी इमेच्योर बातें हैं, जो सवालात सब उठ रहे हैं ये, और इसमें कुछ भी कहना अभी वो बहुत ज्यादा कबल वक्त होगा। अभी इसको जो है, जो अगर कोई खिचड़ी पक भी रही है तो अभी जो है जरा इसको दम पर आने दें, अभी वो दम पर नहीं आई है। अच्छा, ये सैयद अजीम है, चूंकि मुस्कान का ताल्लुक इंडिया से है तो वो सैयद अजीम मुस्कान को कह रहे हैं कि मुस्कान बेटा पानी मत छोड़ो आप लोग, यानी कि इंडिया वालों बराए करम हम पर जो पहले ही इतने ज्यादा हो चुका है कि पानी बहुत ज्यादा है। अच्छा अरमान भाई, ये सारी सिचुएशन तो चलती रहेगी। अब हमें करना क्या चाहिए? मतलब ये कि अब जाहिर है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं, और खुद जो कराची की सिचुएशन है, और फिलहाल तो कराची की बात भी कर लें तो कराची वाले इस वक्त बदतरीन कंडीशन के अंदर हैं, तो कैसे बाहर निकलेंगे हम? कौन सा ऐसा कोई ऊपर से कोई आएगा ऑर्डर, ये क्या होगा कि ये हालात बेहतर होंगे? जो हालात अब पता चल रहे हैं कि अजनास की किल्लत होगी, कपास आपकी खत्म हो जाएगी, आपके पास चावल खत्म हो जाएगा, आपके पास फल नहीं है। पूरे बलूचिस्तान से आपको देखें, कराची में अगर जो लोग हैं अर्बन सिंध के अंदर हैं, सेब आपको नहीं मिल रहा, बहुत कम है। स्टोर वाला सेब आ रहा है क्योंकि ताज़ा सेब नहीं आ रहा, क्योंकि सारे बागात खत्म हो गए हैं। अंगूर अब शहर के अंदर से खत्म हो जाएगा, इसलिए कि जो भी स्टोर किया हुआ अंगूर था वो शहर के अंदर था, अब नहीं आएगा।
वो जो बलूचिस्तान या अफगानिस्तान के रास्ते जो चीजें आती थी वो तकरीबन सारी की सारी बंद हो गई हैं, यानी कि फल बंद हो गया आपके पास। उसके बाद जो चीजें होनी है, उसके बाद अब मुर्गी के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि मुर्गी आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो इतनी महंगी होगी कि आप कहेंगे कि यार मटन खा लूं और मुर्गी छोड़ दूं। ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी। तो हम कैसे बाहर निकलेंगे ऐसी सिचुएशन में अरमान भाई? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मसला जो है वो बिलाल लोगों को बचाने का है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। और मैंने आपको बताया ना, 1.5 करोड़ के करीब एस्टिमेट है जिनको लोग फंसे हुए हैं उसमें। अभी आज शाम को बात हो रही थी, हम कराची प्रेस क्लब में बैठे हुए वहां पर बात हो रही थी कि पीर पागारा साहब ने अपने दरवाजे सारे खोल दिए हैं। वहां पर जो उनके जितने भी दरगाहें हैं और जो उनके जो मकानात हैं, लोगों के जो मुरीदों के मकानात हैं, उन्होंने सब अपने खोल दिए हैं सैलाब मुतासिरीन सैलाब के लिए, कि वो आए और उनको वो वेलकम कर रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, उनको पनाहें दे रहे हैं, उनको शेल्टर फराहम कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल है, तकलीदी मिसाल है। ये इस तरह से अगर एक इलाके में इस तरह का काम हो सकता है, तो बाकी जो वडेरे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाकी जो जमींदार हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर उनके इलाकों में बारिश नहीं है, पानी नहीं है और इस तरह का सैलाब नहीं आया हुआ है, तो वो मुतासरीन सैलाब को अपने पास लेकर आए। अब वहां पर जो है वो जो करीब करीब में जितने भी लोग हैं उनके जितनों को वो लोग एकोमोडेट कर सकते हैं वो एकोमोडेट करें। फिलहाल मैंने आज फुटेज में देखा है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने एमपीए और एमएनएस की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। आपको पता है, वो कह रहे हैं कि ये तो गायब हैं, हमने जिनको वोट दिया था वो तो है ही नहीं, तो हमारे लिए तो मर चुके हैं ये। जब हमारे लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। तो ये इस वक्त हाल है वहां पर लोगों का। जो आप कह रहे थे ना, तब्दीली आ रही है, थोड़ी बहुत जो चेंज आया है, वो चेंज ये भी आया है कि अब लोग उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं जिनको उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि वो उनके इलाकों में आ नहीं रहे और सरे दस्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने कुछ किया है। तो गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही है। जो बहरहाल वहाँ जो जमींदार हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो कि बासर लोग हैं या उमरा हैं वहाँ पर जो लोग, और जो लोग अभी मदद कर सकते हैं वहाँ पर लोगों की, उनको चाहिए कि वो अपने दरवाजे जैसे पीर पागारा साहब ने खोले हुए, इसी तरह से लोगों जो वहाँ पर लोग हैं उमरा हैं वो अपने अपने दरवाजे खोले। और हाँ, ये पगारा साहब के बारे में हमने ये चीज सुनी है कि उन्होंने अपने जितने भी घर थे और ताके थी वो तमाम की तमाम सैलाब मुतासरीन के लिए खोली हैं, और अपने जो मुरीदेन हैं उनके जो घर थे उनके बारे में भी उनकी ये डायरेक्शन है। लेकिन ऑडियंस और अरमान भाई, ये अब से चंद लम्हात पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, और वो वीडियो इंटीरियर सिंध की थी, और वो जिसने वीडियो बनाई और जो सिंधी के अंदर बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक बंद है जो कि जाता है फरियाल तालपुर साहिबा के खेतों की तरफ, जो उनके बागात हैं, ज़रूरी ज़मीन है, और जो सैलाबी पानी आ रहा था उसका फ्लो भी उसी तरफ जाना था, खेतों की तरफ। लेकिन वहां पर उसको बंद लगा दिया गया, वहां पर उसका रास्ता बंद कर दिया गया, और जो करीब की लाखों आबादी है, जो शहरी आबादी है, छोटे छोटे इलाके हैं, तो वहां पर वो पानी छोड़ रहे थे। और वो लोग, मतलब उनके जज्बात वो अल्फाज में नहीं दोहरा सकता इस लाइव सेशन के अंदर, लेकिन बदतरीन सिचुएशन है अंदरूनी सिंध के अंदर। और लोग ये कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध के अंदर शहरी आबादी को इतना नुकसान नहीं होता। हुआ ये है कि जो सिंध के वडेरे हैं, सियासतदान हैं, एमएनएस एमपीएस हैं, बाअसर लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीन को बचाने के लिए पानियों के रुख को तब्दील किया है। और ये 2011 में भी ऐसे ही हुआ था, जब आप खुर्शीद शाह के बारे में और दीगर पॉलिटिशियंस के बारे में सुना था कि उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीनों को बचाने के लिए आम, अभी एक वीडियो मैंने देखी, वो शर्जील मेमन के बारे में वो कह रहे थे सिंधी के अंदर कि केले का बागात है शर्जील मेमन साहब का, अब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो वीडियो बता रही थे कि ये बागात है, लेकिन इस बाग के अंदर से जो पानी जमा था वो निकाल कर करीबी जो एक गोट था उस गोट के अंदर वो पानी छोड़ रहे थे। और वो गोट के हारी बेचारे जो है वो परेशान थे और वो गालियां दे रहे थे, और वो नाम ले लेके कह रहे थे कि यार ये देखिए हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, एक पानी का रेला आने वाला है और ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं कि जो केले के जो बागात हैं, खेत थे, उनमें से पानी निकालकर वो वहां छोड़ रहे थे। अरमान भाई, जो ज्यादातर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो सिंध के शहरी इलाके या गोट और देहात जो डूबे हैं, वो एक्चुअली पानी उस तरीके से उनमें दाखिल नहीं हुआ, उनका रुख तब्दील किया गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? फिलहाल जहां तक अगर आपने फुटेज देखी हो तो
में बेशतर इलाके तो ऐसे हैं कि जिसमें आप पानी इधर से उधर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे पूरे हजारों लाखों एकड़ पे जो है, जो जमीन है, अगर उसका जो है एक फजाई जायजा लिया गया है तो वो तो पूरा इलाका जो है वो डूबा हुआ है। तो पानी तो आप इधर उधर तो हो नहीं सकता, पानी पूरा का पूरा इलाका ही पानी में है, तो आप वो पानी इधर से उधर क्या करेंगे। शर्जील मेमन की अगर आप बात करें तो शर्जील मेमन के इलाके में शायद ये ठट्टा की तरफ है, आप ठट्टा की तरफ की बात करें, और ठट्टा की तरफ में भी जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो वहां पर भी अगर फुटेज आई है तो हो सकता है ये फुटेज थोड़ी पुरानी होगी, क्योंकि अब तो वो इलाका सारा का सारा डूब चुका है। जो अभी नई बारिश हुई है, जो दोबारा बारिश शुरू हुई है, दोबारा बारिश में जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसका आपका इलाका भी जो है पूरा का पूरा डूब चुका है। ये उस वक्त के जो फुटेजेस जो है ना, ये बहरहाल लड़काने की तरफ जो है, जहाँ आप वो बात करें, हो सकता है वहां पर वो जो फुटेज है वो अभी आई होगी और उसमें जो है ये होगा। लेकिन अब जो बारिश है, जो पिछले 12 घंटे से बारिश हो रही है बिलाल, उसमें तो तबाही फेर दी है बिल्कुल। और वहां तो पानी, जहां पानी नहीं था वहां पर भी पानी भर चुका है, पूरे पूरे इलाके। अगर आप फुटेज आपके पास कल फुटेज अगर आपको भेजी थी, जो हमारे अब्दुल कादिर जो थे वो पास भी आई थी कुछ फुटेजेस, और कुछ वो नीचे जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं शाहनवाज, उसके पास भी आई थी। तो वो अगर आपने वो शेयर की हो फुटेजेस, या आप यहाँ चला सकते हैं तो आप चला सकते हैं वो, कि पूरा पूरा इलाका, बहुत बड़ा इलाका जो है, वो लाखों एकड़ का इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। उसमें शहर भी है, देहात भी, सड़कें भी, आपको सड़क, मेन सड़क तक नजर नहीं आ रही है वो कहाँ है वो सड़क। तो इस तरह का जो है वहां पर इस वक्त सिचुएशन है। पिछले 12 घंटे में तो तबाही फिर गई है जो बारिशें अच्छा हुई। इसमें अच्छा इसमें ये भी तो है ना कि हम पाकिस्तानियों ने नेचर से भी तो खिलवाड़ किया है, नेचर को भी तो डिस्टर्ब किया है। 2.5 लाख जो जंगलात यानी एकड़ अराजी थी जो महकमा जंगलात की दरियाए सिंध के अतराफ, आपने उस तमाम तर पे हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, आपने पूरे सिंध के अंदर जंगलात काट दिए हैं, आपने दरियाओं के करीब जो है, बल्कि दरियाओं के अंदर सोसाइटीज बना दी हैं कि यार पानी कब आता है, दरिया सिंध तो खुश्क हो गया है। हमने माजी में नेचर के साथ, कुदरत के साथ खिलवाड़ भी तो किया है ना, कि एक ऐसे इलाके जो आपको पता है नशेबी इलाके हैं, और वो बारिश अगर होती है ज्यादा या अगर सैलाब आता है तो ये इलाके डूब जाएंगे, जानबूझ के उनमें हाउसिंग सोसाइटी को क्रिएट कर दिया गया। तो डेफिनेटली उसका नतीजा तो यही निकलना है कि फिर वो इलाके तो डूबने डूबने हैं। फिर कुदरत को तो ब्लेम ना करें ना हम, कि कुदरत हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रही है। मेरा ख्याल है कि हमने कुदरत को, नेचर को डिस्टर्ब किया। जो पोल्यूशन है, इसके अलावा जो आलूदगी का मामला है उसको कंट्रोल नहीं किया, दरख्त हमने काट दिए, शहरों से काट दिए। और अरमान भी शायद हम यही काम सिंध में अब कराची के साथ जो यानी कि समंदर है, और समंदर के अंदर जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, और वहां से मैंग्रोव्स के जो दरख्त हैं, वो इतला ये है कि वहां से डेली बेसिस के ऊपर वो मैंग्रोव्स काट कर स्मगल हो रही हैं और वो लकड़ियां चोरी करके वहां से फरोख्त की जाती हैं। तो बड़े पैमाने पर हमने सिंध का जो साहिल है उसको भी तबाह कर दिया है। और फिर बिल्कुल एक सही वक्त बात आएगा है। पानी अंदर होगा, और एक वक्त आएगा कि पानी जो है वो कराची शहर में अंदर होगा। और जिस दिन समंदर बिफर गया ना, तो दरियाओं की तुगयानी भूल जाएंगे ये, इतना खतरनाक होता है समंदर। और ना, समंदर अगर बिफर गया तो यहाँ पर जो है वो पानी पानी होगा हर तरफ। आपने देखा होगा बिलाल के पहले तो समंदर बहुत आगे तक था, अब जिन्होंने जो है वो आस्ता आस्ता करके समंदर को काफी पीछे तक ले गए हैं। लेकिन समंदर जो है वो जिस दिन अ, अभी सी व्यू पर देखा होगा आपने कि जब समंदर चढ़ा था, तो ये जो तूफानी मामला चल रहे थे, तो इसमें जो है वो सड़क पे पानी आ गया था। तो जी समंदर तो जी। जो है वो अगर पलटता है तो फिर तो वो सारा का सारा पानी अंदर तक आएगा, और बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ऑडियंस, बहरहाल हाँ ऑडियंस को मैं बता दूं कि देखें ये जो समंदर का की जो लहरें आप तक आते आते स्लो हो जाती हैं, इसके पीछे जो मैंग्रोव्स के जो दरख्त होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है। ये मैंग्रोव्स ही के दरख्त होते हैं जहाँ पर जितनी भी आबी हयातियात होती हैं, वो उनका अंडे देना, वहाँ बच्चों की परवरिश होना, वो सारा जो प्रोसेस है वहीं पर आबी हयातियात की जो परवरिश होती है। और यही पानी का जो बहाव है, उसको वो जब उससे मैंग्रोव से टकराता है तो उसकी स्पीड कम होती है, और वो जब साहिल की तरफ पानी बढ़ता है तो उसमें आहिस्तगी आती है, और इस तरीके से वो पानी जो है वो एक हद तक जाके रुक जाता है। लेकिन जब आप मैंग्रोव्स को काटते चले जाएंगे इवन के वहां से उसका सफाया कर देंगे, तो फिर
जब कभी भी कराची शहर के अंदर, और वैसे भी मैं इसके ऊपर अरमान भी अलग से प्रोग्राम करूंगा कि जो कराची शहर है वो ऑलरेडी जो जलजिले की जो आप कह लीजिए कि रिडार है, या उसे एक खास लफ्ज है जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी वैसी जो जद के अंदर है। और खुदा न खास्ता हम मैंग्रोव्स की कटाई कर देते हैं और उसके नतीजे में जो सुनामी आता है, तो सुनामी के नतीजे में जो पानी की लहरें होंगी वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कराची शहर के अंदर दाखिल होंगी। और इसके बारे में जो मैंने गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट एक्सक्लूसिव किस्म की शेयर की थी, और मैंने ये बताया था कि 2022 है उसके अंदर ये एक्सपेक्टेड था कि उसके फौरन बाद ये जलजिला कराची शहर में रेक्टल 6 और 7 का आ सकता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं उस वक्त सिचुएशन क्या होगी। लेकिन मेरी जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिपोर्ट है वो जो मैंने एक साल पहले भी शेयर की थी, लोगों को बताई थी, मैं चाहूंगा अरमान भाई हम कल परसों एक दिन निकालेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो कराची के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग बनी है, 3 मंजिला 4 मंजिला को छोड़ें, 20-20 25 मंजिला इमारतें बनी हैं और उनका कोई अप्रूवल नहीं है, और कहाँ बननी चाहिए थी कहाँ नहीं बननी चाहिए थी, ये सारे मामला हैं। और बाज इलाके तो ऐसे हैं जो मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि जो बिल्कुल उसकी रेड लाइन के अंदर आते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जो एक तो यूरोपियन एक प्लेट है, और जिसको कहा जाता है कि यूरोप से लेकर पाकिस्तान यानी कि कराची के साहिल तक मिलती है, एक इंडियन गुजरात से प्लेट मिलती है, और इसी के से एक रसबेला से होते हुए गवादर तक जो है वो एक जलजिले की जो प्लेट्स नीचे होती हैं वो मिलती हैं। और खुदा ना खास्ता एक चाइनीज का एक जापान का डेलीगेशन आया था और वो महकमा मौसमियात गया था, और उनकी ये रिपोर्ट आई थी कि अगर, बल्कि जो महकमे मौसमियात के जो लोग थे उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि जापान के अंदर तो रेक्टर स्केल 6, 7, 8 के जलजिले आते हैं, लेकिन इमारतें इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि वो इमारतें रह जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कराची के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके इल्म में होगा कि महकमा मौसमियात ने अभी एक टावर बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपकी बिल्डिंग के अलावा, आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है इसके अलावा, और ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जो डीजी मैट हैं सरफराज साहब, मेरी एक शादी की तकरीब में उनसे मुलाकात थी, उन्होंने ये खुद मुझे बताई। तो कहते हैं कि जापानीज ये कहकर गए कि आपकी इस बिल्डिंग के अलावा हमें नजर नहीं आता कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कि कोई बचेगा। तो ये इतनी खतरनाक किस्म की साइन है, और हम हैं कि आंखें बंद हैं किए जा रहे हैं, कुदरत से खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। कराची शहर एक जमाने में 2+ जो है वो बिल्डिंग अलाउ नहीं होती थी, और उसकी जो वजूहत थी वो यही वाली वजूहत थी कि कराची जो गुजरात बेल्ट है और वो कराची से मिलती है, जलजिले की जो प्लेट्स हैं वो उसके ऊपर जब भी फाल होगी और खुदा न खासा 6 रेक्टर स्केल का जलजिला आएगा तो कराची के अंदर बदतरीन सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आ चुके हमने बहुत टाइम ले लिया है, अरमान भाई भी ताखिर से घर पहुंचे हैं तो इनकी मसरूफियत भी थी, और फारूक समी भी नहीं है। फारूक समी होते हैं तो वुजदान की कैफियत के अंदर आकर बहुत कुछ कहते हैं, तो अब फारूक समी भी नहीं है। तो आज के लिए इतने ही, और लाइव सेशन देखने के लिए बेहद आपके मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही जो लोग हमारी सेहत के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद भी हैं, तो उन सबको ये कहता हूँ कि जी अल्लाह ताला की ज़ात है, पाक ज़ात है, उसने जितनी ज़िंदगी जिसकी लिखी है उतनी उसको मिलनी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हामी और नासिर रखे। एक नए लाइव सेशन और नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।